वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज से हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज। तो फर्स्ट चैप्टर जो आज हम करेंगे वो है अ लेटर टू गॉड। अगर आपको इस चैप्टर की फुल समरी वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एज यू ऑलरेडी नो कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे, यानी कि किसी भी चैप्टर में से कोई भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे? देखो, पहली तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे टोन और वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कि जो स्पीकर है जो कुछ भी बोल रहा है आपको बताना है कि उसकी टोन क्या है, क्या वो गुस्से में बोल रहा है, चाहे वो डिसअपॉइंटेड है, इस तरीके के। सेकेंड तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो है फैक्ट और ओपिनियन बेस्ड, जहां पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। आपको उससे डिसाइड करना है कि इस एक्सट्रैक्ट या इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो फैक्ट है और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो ओपिनियन है। थर्ड तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के टाइप, यानी कि आपको कोई भी वर्ड जो है वो दे दिया जाएगा उस एक्सट्रैक्ट में से या उस पैराग्राफ में से, एंड आपको वहां से पता करना है कि इस वर्ड का या तो एंटोनिम पूछेंगे वो या पूछेंगे इसका सिनोनिम। तो उसके ऑपोजिट मीनिंग और उसके साथ साथ उसके सिमिलर मीनिंग आपको पता होने चाहिए। यानी कि आपकी जो बुक है आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जितने भी उसमें आपको डिफिकल्ट वर्ड मिले उनके आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है कि उसके सिमिलर वर्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं 3-4, और उसके साथ साथ उसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो इस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू का है वो है When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Choose the option that lists Lencho's emotion from the second letter that he wrote to God. अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वर्ड्स देखो कैसे हैं, with a blow of his fist या bunch of crooks। अगर लेंचो सैटिस्फाइड होते, हैप्पी होते, ग्रेटफुल होते तो क्या वो सेकंड लेटर लिखते? और अगर वो सेकंड लेटर लिखते भी तो क्या उसमें वो ये सब चीज़ें लिखते? वो सेकंड लेटर में कुछ ऐसी चीज़ लिखते ना, अगर वो हैप्पी होते तो कि हाँ आई एम ग्रेटफुल। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि नहीं, वो डिसअपॉइंटेड टाइप्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ए है इलेटेड, काफ़ी हाई स्पिरिटेड लग रहे हैं। बी है ग्रेटफुल, सी है आपका डिसअपॉइंटेड, डी है एंग्री एंड ई है सरप्राइज्ड। अब इनमें से कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है या कौन सा इमोशन है जो आपको लगता है लेंचो फील कर रहे हैं? तो इलेटेड नहीं है वो, ग्रेटफुल भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता है कि उनको कम पैसे मिले हैं। अब डिसअपॉइंटेड लगते हैं वो, हाँ डिसअपॉइंटेड तो वो है ही। क्यों? क्योंकि उनको कम पैसे मिले हैं, उनको 30 पेसोस कम मिले हैं। एंड उसके साथ साथ क्या वो एंग्री भी है? हाँ, एंग्री क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एनवेलप को बंद किया, जिस तरीके से वहाँ जो जितने भी लोग हैं पोस्ट ऑफिस में उनको वो क्या कहते हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। ये जो उनकी लैंग्वेज है ये क्या सजेस्ट कर रही है? वो गुस्सा है। तो जब आपको दो यहाँ पे आंसर्स मिली गए हैं, डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री, तो आप देख सकते हैं आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि जो आपका सी है वही इसका आंसर है। ही इज डिसअपॉइंटेड एंड ही इज एंग्री। तो ये फर्स्ट तरीके का एमसीक्यू है जहां आप देखते हो टोन जो स्पीकर की है उसको यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। चूज द वर्ड दैट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द टर्म अफिक्स। अफिक्स यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए इस वर्ड का, तभी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा हो सकता है और इसका सिमिलर वर्ड कौन सा हो सकता है। तो अफिक्स का मतलब है किसी चीज़ को फिक्स करना। यहाँ पे स्टैम्प अफिक्स करना मतलब स्टैम्प को लगाना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है? ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास? अटैच, स्टिक, डिटैच, फास्टन। क्वेश्चन कह रहा है विच डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। कभी कभी हम ये जो नॉट लिखा होता है इसको इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन को जल्दी पढ़ने के चक्कर में।
तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब सिमिलर नहीं है टू अफिक्स? अटैच नहीं हो सकता, स्टिक नहीं हो सकता, डिटैच हो सकता है, क्योंकि अटैच, डिटैच, अफिक्स एंड डिटैच, तो ये एक तरीके से हम देखते हैं ऑपोजिट वर्ड्स हैं। फास्टन, फास्टन का मतलब भी एक तरीके से होता है जल्दी से उसको साथ में बांधना। तो यानी कि यहाँ पे जो वर्ड अफिक्स के साथ नहीं जाता वो कौन सा है? डिटैच। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? सी, डिटैच। तो इस तरीके से ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये था वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कि यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करेंगे। इसीलिए पूरे चैप्टर में जहाँ भी आपको कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मिले उसके 3 आप एंटोनिम्स याद कर लो, 3 आप सिनोनिम्स याद कर लो, ताकि इस तरीके का जो क्वेश्चन आए आपको उसका मतलब पता हो या आंसर आप ढंग से कर सको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, women. अब ये यहाँ पे अगेन आपका एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, इसके नीचे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है अगर हम इस एक्सट्रैक्ट के बेस पे उसे जज करते हैं तो क्या क्या है स्टेटमेंट्स पहले हम देखेंगे। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, ये तो हमें पता ही है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी है इस एक्सट्रैक्ट में, तो ये तो ट्रू है ही। सेकंड है लेंचो वाज एन इंडोलेंट फार्मर, लेंचो कोई लेजी फार्मर था? नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पे हमें दिखती है जो फॉल्स है या नॉट ट्रू है वो यही है कि लेंचो वाज एन इंडोलेंट फार्मर। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? लेंचो ग्रू कॉर्न इन द फील्ड्स, यानी कि लेंचो अपनी फील्ड्स में क्या ग्रो करते थे? कॉर्न। ये भी हमें पता है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वन कुड सी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो ये हमें पता है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें, लेंचो वॉज ऑप्टिमिस्टिक फॉर रेनफॉल। जब हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ वो ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव था कि बारिश आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है had done nothing else but see the sky towards the northeast। उन्हें पता है कि वहाँ से बारिश आएगी। Now we are really going to get some water, यानी कि उन्हें पक्का पता था कि बारिश तो होगी ही होगी, तो ये भी ट्रू है। लेंचो lived alone, क्या लेंचो अकेले रहते थे? नहीं, वो अपने सन्स और अपनी वाइफ के साथ रहते थे, तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है लेंचो ग्रू ऑरेंजेस इन हिज फील्ड, अगेन ऑरेंजेस वो नहीं ग्रो करते थे, ये हमें पता ही है। एंड लास्ट है लेंचो वॉज अ डिवोटेड फार्मर, यानी कि वो बहुत डिवोटेड फार्मर थे, बहुत डेडिकेशन से काम करते थे, ये बात हमें पता है, सच है। बुक में भी आपके मेंशन है वो एक ऑक्स की तरह हार्ड वर्किंग थे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू नहीं है? तो वो ऑप्शन हमारे देख सकते हैं। एक तो सेकेंड कि वॉज एन इंडोलेंट फार्मर, आपको इंडोलेंट का मतलब पता होना चाहिए। लेजी, कौन सी स्टेटमेंट उसके बाद ट्रू नहीं है? कि लेंचो लिव्ड अलोन, क्योंकि वो अकेले नहीं रहते थे। एंड थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो है लेंचो ग्रू ऑरेंजेस इन हिज फील्ड। तो ये 3 स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। नॉट को आपने इग्नोर नहीं करना। कभी कभी जल्दी में जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम उसको ध्यान से पढ़ना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन को ढंग तरीके से पढ़ना। अब नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो यहाँ पे अगर आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे क्लियरली आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। क्या क्या ऑप्शंस गिवन है? एट द बॉटम ऑफ द हिल, बॉटम ऑफ द हिल पे तो नहीं था वो। सेकेंड एट द टॉप ऑफ द हिल, थर्ड है अलोंग द रिवर एंड फोर्थ है इन द सिटी।
अब कभी कभार अगर आप इस ऑप्शन को देखोगे तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर भी मेंशन है और टॉप ऑफ द हिल भी मेंशन है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। उनका घर कहाँ पे था? उनका घर था सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिल थी, एक लो हिल थी, छोटी हिल थी, लेकिन फिर भी उसके टॉप पे था। तो टॉप पे तो था, लेकिन जो उसकी रिवर थी वो नीचे से बह रही थी। ऐसा नहीं था कि जो रिवर है साथ में बह रही है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली दिख सकते हैं फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर, यानी वो उस हाइट पे था कि रिवर उनको दिख सकती थी, यानी कि ऊपर थे तभी नीचे की रिवर जो है वो दिख सकती थी। इस तरीके से ध्यान से क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। तो क्लियरली इसमें जो आंसर है वो यही होगा, एट द टॉप ऑफ द हिल। क्रेस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. अब ये अगर आप पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस जो हैं आप देख सकते हो। वो गुस्सा भी हैं, वो सैड भी हैं, वो डिसअपॉइंटेड भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। चूज द ऑप्शन दैट सजेस्ट व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको लगता है, जो एक रीज़न हो सकता है कि जो क्रॉप्स हैं इस वजह से खराब हो गए। तो क्या क्या ऑप्शन मेंशंस हैं? माइल्ड विंड, हल्की हवा, हेल स्टॉर्म हमें पता है ओले, थर्ड है हैवी विंड, बहुत तेज हवा, फोर्थ है स्नोफॉल, नेक्स्ट है आपका लोकस्ट एंड लास्ट है आपका बर्ड्स। तो आपको इतना तो यहाँ पे आप पता ही चल गया होगा कि स्ट्रॉम तो यहाँ पे आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एक्सट्रैक्ट में, व्हेन द स्ट्रॉम हैड पास्ड। अब अगर स्ट्रॉम तेज होगी, अगर हवा तेज होगी, तभी वो कुछ नुकसान पहुंचा सकती है ना क्रॉप्स को। अगर धीरे से माइल्ड हवा चलेगी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? हैवी विंड। और उसके साथ साथ जब आप यहाँ पे देखोगे दैट अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो हेल जो थी यानी कि जो ओले थे वो अगेन एक रीजन था। तो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? हेल स्टॉर्म एंड उसके साथ साथ हैवी विंड। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो उनके क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो आंसर इसका भी यही होगा ऑप्शंस में से सेकंड एंड थर्ड, हेल स्टॉर्म और उसके साथ साथ हैवी विंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Lencho's soul was filled with sadness. Why was his soul filled with sadness? Lencho का जो soul था it was full with sadness. क्यों sad थे Lencho? तो क्या क्या reasons given है यहाँ पे? He had lost all his crops to the hailstorm. सारी की सारी फसल उनकी इस ओलों की आंधी में जा चुकी थी। नेक्स्ट है he had lost half of his crops. उनकी आधी से ज़्यादा फसल खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट है द रेन स्टॉप क्विकली लिविंग नो रूम फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी बारिश बहुत कम हुई, इसकी वजह से जो हार्वेस्ट है यानी कि ये जो क्रॉप्स है इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाई, अच्छी फसल नहीं हो पाई। एंड लास्ट है ही हैड अ फ्यूड विद द सन्स इन द फील्ड, यानी कि उनकी लड़ाई हुई उनके बच्चों के साथ इन द फील्ड। तो आपको इतना तो पता है कि जो ये बारिश है ओलों की या ये जो आंधी आई थी ये जल्दी नहीं रुकी थी। ठीक है, प्लस आपको ये भी पता है कि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पे वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। तो आपको ये भी पता है कि हाफ वाला ऑप्शन भी यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन भी, करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा कि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स टू द हेलस्टॉर्म। ये जो MCQs है यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिर्फ समरी देख के या सिर्फ आप सोचो अगर कि हम उसको फटाफट से ऊपर से देख के क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man
who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made to express his ideas. तो ये तरीके का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? Pick the option that correctly classifies fact and opinion of the statements given below. ये क्वेश्चन है फैक्ट एंड ओपिनियन बेस्ड, यानी कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स या 5 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी. अब उनमें से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक फैक्ट है और कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक ओपिनियन है. और ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप ध्यान से पढ़ोगे उस एक्सट्रैक्ट को और वर्ड्स देखोगे. अगर तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वर्ड्स हैं जो कि एक्चुअली में मेंशन है, जो कि लाइंस क्लियरली मेंशन है बुक में, जिनमें कुछ भी आपके ओपिनियन पे बेस्ड नहीं है, वो सारी चीज़ें आप फैक्ट कहोगे. जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि लेंचो इज़ अ फार्मर, तो ये क्या बात हुई? ये तो एक फैक्ट है क्योंकि ये लिखा है बुक में. तो इस तरीके की जो बिल्कुल जिन चीज़ों पे आपकी बुक में क्लियरली मेंशन होंगी वो आपके फैक्ट्स होंगे, ठीक है. ओपिनियन क्या होगी? ओपिनियन वो होगी जो आप डिराइव करते हो किसी चीज़ से. जैसे कि अगर हमने बुक में लाइन पढ़ी कि लेंचो वर्क लाइक एन ऑक्स, कि वो इस तरीके से हार्ड वर्क करते थे, तो वो क्या बन गया यहाँ पे? वो आपकी ओपिनियन है, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है हमें. लेंचो फर्मली बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम. लेंचो डेफिनेटली बिलीव करते थे गॉड उन पे हेल्प करते हैं या गॉड उनकी हेल्प करेंगे. क्यों? हमने क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन्ड है यहाँ पे कि किस तरीके से गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड. इतना उनको फेथ था. हमने देखा बुक में भी लिखा है ही हैड अ फर्म फेथ ऑन गॉड. ये एक ऐसा अनसेड फैक्ट है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी फेथ पे है कि किस तरीके से गॉड पे जो लेंचो का फेथ है वो एग्जिस्ट करता है. तो फर्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? फैक्ट. सेकंड स्टेटमेंट आती है लेंचो वॉज नॉट अ वाइज फार्मर. अब ये यहाँ पे फैक्ट नहीं हो सकता, ओपिनियन हो सकती है. कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि लेंचो किस तरीके का इंसान था जो कि सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करता था, या लेंचो को पता नहीं था अपनी फील्ड्स के बारे में ढंग तरीके से, इतना वाइज नहीं था. या कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि किस तरीके का इंसान था, लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को और उनसे एक्सपेक्ट करा था कि वो आंसर भी करेंगे. ये क्या है आपकी? ये ओपिनियन है. बट फैक्ट है ये नहीं. बुक में कहीं मेंशन है ये कि वो वाइज नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं. तो ये क्या है? ओपिनियन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या थी? फैक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या है? ओपिनियन. थर्ड स्टेटमेंट है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 pesos. इस बात पे कोई शक ही नहीं है क्योंकि आपका जो चैप्टर का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, वो बिल्कुल ही इसी बात को शो करता है कि हाँ डेफिनेटली उन्होंने लेटर लिखा था. ये फैक्ट है, ठीक है. लास्ट आपकी जो स्टेटमेंट है, postmaster was a mature and kind-hearted person, so as he could understand the problems of लेंचो. तो अब ये जो स्टेटमेंट है क्या ये फैक्ट हुई या क्या ये एक तरीके से ओपिनियन हुई? अब अगर आप इस ध्यान से पढ़ोगे इस एक्सट्रैक्ट को तो यहाँ पे क्या लिखा है? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. यानी पोस्ट मास्टर एक इस तरीके की सेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे जो इंसान तब फील करता है जब उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, और अच्छा काम किया है उन्होंने, इसीलिए यहाँ पे ये फैक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे कि हाँ वो एक मैच्योर इंसान थे, वो एक काइंड हार्टेड इंसान थे, ये फैक्ट है. किस तरीके से? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ही परफॉर्म्ड अ गुड डीड. तो क्या हुआ? ये भी एक फैक्ट है. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी फैक्ट हो गई, थर्ड स्टेटमेंट भी फैक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी फैक्ट है. लेकिन जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि वो वाइज नहीं थे, दैट इज एन ओपिनियन. तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए जो आपके वर्ड्स यूज़ करते हैं यहाँ पे कि जो चीज़ें आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी हैं डायरेक्टली, उनको आप ओपिनियन नहीं कह सकते, वो आपके फैक्ट हैं.
जो चीज़ों से, जो एग्जाम्पल से आप डिराइव करोगे या जो आपने अपने माइंड में एक तरीके से पिक्चर बना ली होगी किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, वो आपकी ओपिनियन होगी। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएट करना है फैक्ट एंड ओपिनियन में। अब नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड डज डिनाइड नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, यानी कि इनमें से कौन से वर्ड हैं जिनका मतलब जो है डिनाइड से मिलता जुलता नहीं है। तो डिनाइड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डिनाइड का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? कॉन्ट्रडिक्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गेनसे, नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट एंड लास्ट है आपका डिक्लाइन। तो ऐसे कौन से वर्ड है जो कि आपका डिनाइड से मैच नहीं हो रहा? कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, डिनाई कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, गेन से भी कहीं ना कहीं कर रहा है। एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है डिनाइड का, डिनाई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट चीज़ या एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड अगर हम देखते हैं वो कौन सा है? एक्सेप्ट। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बोला था वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जो कि लास्ट एमसीक्यू होगा फॉर द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ये उस एक्सट्रैक्ट की बात है, उस पैराग्राफ की बात है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो चीज़ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। हेल स्टॉर्म हुई, उसकी वजह से उनकी जो फसल है वो खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से जो ओले हैं वो गिरने लगे, उनकी फसल खराब होने लगी एंड ऐसा लगने लगा कि हर तरफ एक आप कह सकते हैं सॉल्ट की कोई चादर सी बिछी हुई हो। क्यों? क्योंकि उससे खराब हो गई थी सारी की सारी फील्ड। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये यहाँ पे लाइन लिखी गई है, तो क्या चीज़ रिजेंबल कर रही थी न्यू सिल्वर कॉइन से? तो क्या लिखना है यहाँ पे? ऑप्शंस क्या क्या है? रेन ड्रॉप्स, स्नोफ्लेक्स, हेलस्टॉर्म्स एंड पेबल्स। हमें इतना पता है स्नोफ्लेक्स तो नहीं हो सकते, कोई मेंशन नहीं है उनका। रेन ड्रॉप्स की अगर हम बात करें, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो हमने नहीं देखा कि कहीं भी रेन लिखी है, डायरेक्ट बात किसकी हुई है? स्टॉर्म की या हेल स्टॉर्म की। तो यहाँ पे करेक्टली जो ऑप्शन अगर आप देखोगे वो सी है, दैट इज हेलस्टोन्स। पेबल्स हमें इतना पता है कि पेबल्स की बारिश तो नहीं होने वाली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, pick the option that is correct with respect to the word expose। अब ध्यान से पढ़ो, लास्ट में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे अभी वोकैबुलरी बेस्ड, उसमें हमने देखा which does not mean या which does not correspond to, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक्सपोज से मैच करता है। तो क्या क्या ऑप्शंस गिवन है? मास्क, मास्क नहीं हो सकता, अब आपको पता चल ही गया होगा वियरिंग मास्क कि मास्क यानी कि टू कवर अप, तो वो तो एक्सपोज नहीं हो सकता। कवर्ड, कवर्ड भी नहीं हो सकता। हिडन, हिडन भी नहीं हो सकता। एंड बचा क्या हमारा लास्ट ऑप्शन? डिस्प्ले। तो एक्सपोज, डिस्प्ले एक जैसे वर्ड्स हैं, एक तरीके के सिनोनिम्स हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? डिस्प्ले। तो ये तो थे आपके चैप्टर अ लेटर टू गॉड के एमसीक्यूज। देखो डिफरेंट तरीके के एमसीक्यूज के बारे में मैंने आपको बताया उनके एग्जाम्पल के साथ कि कैसे टोन बेस्ड आते हैं, जहाँ पे आप स्पीकर की टोन को आपको रिकॉग्नाइज करना है। फिर वोकैबुलरी बेस्ड आते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, उसका मतलब भी पता होना चाहिए, उसके सिमिलर वर्ड्स का भी मतलब पता होना चाहिए, उसके ऑपोजिट वर्ड्स का भी मतलब पता होना चाहिए। फिर हमने देखा फैक्ट और ओपिनियन बेस्ड का क्वेश्चन भी आता है, जहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये चीज़ फैक्ट है और ये पर्टिकुलर चीज़ या ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये क्या है? एक ओपिनियन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं अब पूछे जाएंगे। अब वो दिन नहीं रहे हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते थे कि इस पर्टिकुलर डायलॉग का स्पीकर कौन है, या इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं स्टोरी का राइटर कौन है, ऑथर कौन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट
क्योंकि अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है तो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहता है, लैंग्वेज पे रहता है, वोकैबुलरी पे रहता है, उनके जो इमोशंस हैं, जो टोन्स हैं, ओपिनियन, फैक्ट्स, इन सब चीज़ों पे जो फोकस है वो ज़्यादा रहता है। इसीलिए इस तरीके के MCQs थोड़े से टफ हो सकते हैं, आपको उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर सकोगे। तो ये तो हमने किए आपके फर्स्ट चैप्टर यानी कि अ लेटर टू गॉड के MCQs। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।